28 सितंबर 1907 ये बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के जिले ल्यालपुर के बंगा गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। एक बार की बात है, जब वो अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, ये खेत में आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज मिलता है। इस पर उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों को मारने के काम भी आए और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी तो हम डटकर अंग्रेजों का सामना भी कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो पहले तो वो हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन इस बात पर खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनके दिल में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। 13 अप्रैल सन 1919 यह वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े मासूम लोगों पर फायरिंग करा दी और इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन से उन्होंने उन सभी शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दे, कोई भी किसी तरह का टैक्स न दे और सारे विदेशी कपड़े जला दे। इसके पीछे उनका मकसद था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का सारा काम रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर ही आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और वो साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित किताबों को भी जला दिया। 5 फरवरी सन 1922 फिर एक दिन 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके वजह से जनता ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस बात से गांधी जी ने नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी का असहयोग आंदोलन रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु इत्यादि थे। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छिड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसको आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों में से 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस बात से भगत सिंह इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयंकर प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल
विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी पूरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सॉन्डर्स भी उस जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। और इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। और दोस्तों, यह वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी भी काट दी थी ताकि उनको कोई पहचान न पाए। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दल को ये बात मंजूर नहीं थी कि देश के आम इंसान, जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत खराब थी, वो और खराब हो जाए। और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। दोस्तों, वहाँ बम फेंकने का मतलब किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे और उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक नहीं इस्तेमाल किए गए थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी कराई, क्योंकि भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों का भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहाँ भगत सिंह ने देखा कि वहाँ रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय कैदियों के लिए वहाँ सब कुछ बहुत दुखदायी था। जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्दियां बरसों से नहीं बदली गई थी। रसोई और भोजन चूहे और कॉकरोच से भरे रहते थे। पढ़ने और लिखने के लिए अखबार और कागज नहीं दिए जाते थे, जबकि उसी जेल में अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थी। ये देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार, लिखने के लिए कागज और पेन नहीं दिए जाते, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। जून 1929 यहाँ से सफर शुरू होता है उनकी भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। उन दोनों की भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने उन पर ऐसे जुल्म ढाए जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। उन्हें घंटों तक बर्फ की सिलियों पर लेटाकर कोड़ों से पीटा जाता था। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती, लेकिन वो अपने हौसलों के इतने पक्के थे कि एक भी बूंद अपने शरीर में नहीं जाने दी। और दूसरी तरफ उनके साथी क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके बाकी साथियों को भी रखा गया था। और भगत सिंह की भूख हड़ताल देख के उन सब ने भी भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, जतिंद्र नाथ दास और अन्य सभी क्रांतिकारी शामिल थे। और उनके साथ भी ब्रिटिश सरकार ने वही सलूक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक उनको कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता। उनके पानी के घड़ों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता था, जिससे कि वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दे। लेकिन न जाने वो किस मिट्टी के बने थे, वह कमजोर नहीं पड़े। और 13 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतिंद्र दास की मृत्यु हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। उनके मौत के सदमे ने पूरे भारत देश को हिला दिया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को उनके जिद के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और भगत जी की सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर सन 1929। और क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी थी। और भगत सिंह का वजन 60 किलो था। इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 6 किलो तक कम हो गया था। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F और आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा और सभी अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास
कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च सन 1931 फांसी का दिन। फांसी देने का दिन सुबह 24 मार्च 1931 को रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था। इसलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला किया। और जब जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह को ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तब वो एक किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर पुस्तक रखकर 1 मिनट बाद बोले कि अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गाना गा रहे थे और फांसी के तख्तों पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। और 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस आजाद देश की सुरक्षित हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और इन सभी महान क्रांतिकारियों को मेरा दिल से नमन है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।